नमस्कार। भारत में जैसा कि शिक्षा के विविध स्तरों के विषय में आपको जानकारी है कि हम प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर निरंतर काम करते हैं और भारत की केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहती हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का एक मजबूत आधार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं समय समय पर प्रारंभ की हैं। आज के सत्र में हमारी चर्चा का विषय वे योजनाएं ही रहेंगी। भारत में माध्यमिक शिक्षा का यदि आप इतिहास देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व भी माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी सिफारिशें और बहुत सारे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। उदाहरण के लिए हम हर्टॉग कमेटी 1929 की बात कर सकते हैं, जिसने ये सिफारिश की कि माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो। इसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में। उसने ये सुझाव दिया कि 11 वर्ष की आयु से कम वर्ष की आयु के बच्चे को हाई स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए और उन्होंने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को 6 वर्ष का बताया। वर्तमान में हम इसको माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ताराचंद्र समिति ने अपने सुझाव दिए और उसमें उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों को बहुआयामी और बहुपार्श्व होना चाहिए, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक तरफा या एक दिशीय विद्यालयी शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा को विस्तार से जांचने, परखने और भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए प्रतिवेदन देने के उद्देश्य से डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। 1953 में इस आयोग का प्रतिवेदन आया, जिसने माध्यमिक शिक्षा की विविधीकरण, बहुउद्देशीय विद्यालयों को खोलना, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता के गुणों को विकसित करना, उनमें मानवीय गुणों और नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, इसके साथ साथ शिक्षण के तौर तरीकों में बदलाव, परीक्षा में नए प्रयोग और रुझानों को अपनाना और माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन की व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण आयामों पर अपनी सिफारिशें की। 1964-66 की अवधि में जब शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, अपना कार्य कर रहा था, तो 66 में जब इसकी प्रतिवेदन आई तो उसने भी सिफारिश की और उसकी सिफारिश मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थानों को कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, वानिकी, कला, शिल्प आदि में भी अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके बाद हमें देश की पहली शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 मिली, जिसमें सुझाव दिया गया कि 10वीं कक्षा तक विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय कर देना चाहिए और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा सभी बच्चों को, चाहे वो SC, ST, लड़के, लड़कियां, अमीर, गरीब, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, सबको उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें किसी न किसी प्रकार की तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा भी साथ में देनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसने 6ठी से 12वीं तक शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर केब समिति की रिपोर्ट 2005 में आई, जिसने माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच के मार्गदर्शक सिद्धांत की सिफारिश की, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन टू ऑल। उसमें कहा गया कि सार्वभौमिकता, समानता, सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता और विकास और संरचनात्मक और पाठ्यचर्या संबंधी आयामों पर हमें माध्यमिक शिक्षा में विस्तार से विचार करना चाहिए, तभी हम माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं। इन सब प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, माध्यमिक शिक्षा की तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसको हम RMSA कहते हैं, कई बार रमसा के नाम से भी लोग इसको उच्चारित करते हैं। इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों में विस्तार और सुधार करना था। यह वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए
प्रत्येक जन जन तक, प्रत्येक बालक तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो, यह लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में शिक्षण अधिगम के साथ साथ बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श और इसके लिए विद्यालयों और राज्यों को वित्तीय सहायता के प्रावधान रखे गए। यदि आप इसके उद्देश्यों को देखेंगे तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में कहा गया है कि प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए। केवल उपलब्धता से काम नहीं चलेगा, हमें सभी माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। हमें वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में आवश्यक भौतिक सुविधाएं, शिक्षण, गैर शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम के लिए जो सामग्री चाहिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए यदि हमें माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को इस देश में सुधारना है तो। साथ ही जहाँ तक संभव हो आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जाए, आवासीय व्यवस्था वाले माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, विद्यालय परिवहन व्यवस्था का निर्धारण करें जिससे कि उनके आसपास के जो बच्चे हैं, जो आसपास की दूरी में, वे विद्यालय तक सुगमता से आ सकें। साथ ही जो मुक्त विद्यालयी व्यवस्था की परंपरा है, जो संरचना देश में विद्यमान है, हमें उसको भी मजबूत करना चाहिए ताकि जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं या विद्यालय नहीं पहुंचे हैं उन तक भी माध्यमिक शिक्षा की पहुंच हो सके और कुल मिलाकर देश में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार आ सके। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने प्रगति नहीं की, बहुत प्रगति इस अभियान के आने के बाद हुई। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ जिससे बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा में वृद्धि हुई है। इसका लक्ष्य था 2005-06 में जो उस समय की सकल नामांकन अनुपात माध्यमिक स्तर पर था 52.26%, उसको बढ़ाकर 75% करना। ये लक्ष्य कुछ हद तक पूरा हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। 2012-13 तक लक्ष्य 75% नामांकन दर और 2017-18 तक इसका लक्ष्य 100% था, जो शायद नहीं हो पाया। इसीलिए अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक हम 100% प्रतिधारण भी प्राप्त कर लेंगे, अर्थात केवल एक्सेस नहीं, रिटेंशन, विद्यालय की पहुंच बच्चे तक केवल ना हो बल्कि बच्चा विद्यालय में आए, रुके, पढ़े, सीखे और अपने ज्ञान का निर्माण करे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया। यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कोई भी छात्र लैंगिक असमानता के कारण, सामाजिक आर्थिक कारणों से या विकलांगता के कारण माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसलिए यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई, जैसे अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण। जो चल रहे माध्यमिक विद्यालय हैं जहां स्कूल भवन कमजोर है या कक्षाओं की उपलब्धता कम है, उन भवनों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए सामग्री और धनराशि की व्यवस्था इस योजना में की गई। प्रयोगशालाओं पर बहुत जोर दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित की प्रयोगशालाओं का निर्माण, उनमें प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था, उनका रखरखाव, उनका निरंतर प्रयोग और उसके लिए अनुदान की व्यवस्था इस योजना में की गई। पुस्तकालय को ज्ञान सृजन का केंद्र माना जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में जाता है, पुस्तकों का अध्ययन करता है, उन पर चिंतन करता है और उसके बाद अपने विचारों का निर्माण करता है, उनको समन्वित करता है, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, उन पर चर्चा परिचर्चा करता है और इस प्रकार एक नए ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए पुस्तकालयों की भूमिका ज्ञान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों को समृद्ध करने के लिए 1 लाख पुस्तकों के लिए वित्तीय अनुदान और पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था इस योजना में की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि माध्यमिक विद्यालयों में बहुत सारी लड़कियां इसलिए विद्यालय नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था उनके लिए नहीं है। इसलिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सुचारू रूप से चलायमान शौचालय उपलब्ध हों, पीने के पानी की सुविधा हो,
केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं की बात नहीं है, कला और शिल्प कला के केंद्र और कक्षा स्थापित किए जाएं। जो दूर दूर से आने वाले शिक्षक हैं उनके लिए विद्यालय परिसर या उसके आसपास आवासीय व्यवस्था की जाए, छात्रावास निर्मित किए जाएं और प्रधानाचार्य के कमरे, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, कला शिल्प कक्ष आदि के लिए फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था भी इस योजना के तहत की जाए। इसके लिए धनराशि का प्रावधान इस योजना में किया गया। जैसे विद्यालय में सीखने की सामग्री, खेल के उपकरण, संगीत, ड्राइंग, कला आदि के लिए सालाना 50,000 रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया गया। विद्यालय में मामूली मरम्मत और अन्य देखभाल के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष सालाना प्रदान किए जाते हैं। यदि कोई प्रमुख मरम्मत है, कोई बड़ा काम होना है, तो उसके लिए 2 से 4 लाख रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान इस योजना के तहत विद्यालयों को दिया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ साथ एक और योजना 2009 में प्रारंभ हुई जो विशिष्ट लक्ष्यों के साथ थी, जो उन बच्चों को माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा प्रदान करने की बात करती थी जो किसी भी वजह से पारंपरिक और प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का अंग नहीं बन पा रहे थे। मैं बात कर रहा हूं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की। इस योजना का नाम था माध्यमिक चरण में विकलांगों की समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS। ये एक प्रायोजित योजना थी। इस योजना का प्रारंभ 2009 में माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए किया गया और इसका लक्ष्य था कि सभी बच्चों और युवा विकलांगों को माध्यमिक शिक्षा के लिए सक्षम बनाया जाए और सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन, प्रतिधारण और उपलब्धि में सुधार करने के प्रयास किए जाएं। इस योजना का लक्ष्य 14 से 18 वर्ष की आयु के उन सभी बच्चों को सम्मिलित करना था जिन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो और वह माध्यमिक स्तर की पढ़ाई अर्थात सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से 9वीं या 12वीं में उत्तीर्ण तो हुए लेकिन एक से अधिक विकलांगताओं से पीड़ित थे। इसमें उन सभी विकलांगताओं को स्थान दिया गया जो उस समय के प्रचलित विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में रेखांकित की गई थी, चाहे वह दृष्टिहीनता हो, कम दृष्टि हो, लोकोमोटर विकलांगता हो, मानसिक मंदता हो, मानसिक बीमारी हो, सीखने की दुर्बलता हो, हकलाहट हो, कुष्ठ रोग हो, आत्मकेंद्रितता हो, मस्तिष्क पक्षाघात हो, सीखने की अक्षमता हो और भी बहुत प्रकार की ऐसी विकलांगताओं को चिन्हित किया गया उस समय के प्रचलित विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में। उन सबको इस योजना में सम्मिलित किया गया और साथ ही जो लड़कियां, जो बालिकाएं विकलांग हैं उनको इस योजना के तहत विशेष ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि सभी विकलांगों को शिक्षा का एक ऐसा अवसर प्रदान किया जाए, खास तौर पर समावेशी और उपयुक्त वातावरण में 4 साल की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन्होंने प्राथमिक स्तर की 8 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना न होकर जो सामान्य शिक्षा प्रणाली थी, जो सामान्य विद्यालय थे, उन्हीं विद्यालयों में विकलांग छात्रों को शैक्षिक अवसर और सुविधाएं और समानता के अवसर प्राप्त हों, इसके लिए प्रयास करना था। और इसके साथ साथ ये भी लक्ष्य रखा गया कि अगले 3 से 5 साल की अवधि में विकलांग बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सामान्य विद्यालय के शिक्षक हैं उनको जो आवश्यक प्रशिक्षण चाहिए वह प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यदि आप IEDSS जो योजना है उसके उद्देश्यों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है कि माध्यमिक स्तर पर विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे की पहचान करना, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन करना, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी विकलांगता को कम करने वाले, उसमें सहायता करने वाले उत्पाद, उपकरण व सहायक उपकरण उसको उपलब्ध कराना और उसकी आवश्यकता के अनुसार विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे तक सीखने की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यह इस योजना का उद्देश्य था। साथ ही उन सभी वास्तु बाधाओं को दूर करना जो विकलांग छात्रों को कक्षाओं, पुस्तकालयों या शौचालयों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती हैं, चाहे वो रैंप बनाना हो, चाहे वो रास्ते में हैंडल लगाना हो, चाहे वो शौचालयों में इस प्रकार की व्यवस्था करनी हो कि विकलांग बच्चे वहां जाएं तो उनको असुविधा ना हो। विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की बात इसमें की गई और समावेशी शिक्षा की जो भी अच्छी प्रथाएं हैं उनको अपनाया जाए, उनको विकसित किया जाए, उन पर प्रयोग किए जाए और उनका पूरे राज्य में, पूरे देश में प्रसरण हो। इसके लिए ये भी कहा गया कि प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे मॉडल इंक्लूसिव स्कूल, मॉडल समावेशी विद्यालय, प्रतिमानिक समावेशी विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए
जो अन्य विद्यालयों को रास्ता दिखाएं। इस योजना के कार्यान्वयन के तहत 2 घटकों में यह योजना सहायता प्रदान करती है। पहला घटक कहलाता है छात्र उन्मुख घटक, अर्थात छात्र केंद्रित मुद्दे, और दूसरा अन्य घटक जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षक प्रशिक्षण, जागरूकता आदि सम्मिलित है। छात्र उन्मुख जो घटक हैं उनमें इस योजना के तहत राज्यों, संघ शासित प्रदेशों या स्वायत्त निकायों को 3,000 रुपये प्रति विकलांग बच्चा प्रति वर्ष की सहायता ऐसे संस्थानों को प्रदान की जाती है, और यह विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए परीक्षा के वैकल्पिक तरीकों के प्रावधान की बात भी करता है। यह राशि विद्यालय विशेष शिक्षक पर, चिकित्सा पर, विकलांग छात्रों की सहायता पर, उपकरणों के प्रावधानों पर, उनकी सीखने की सामग्री के प्रावधानों पर, ब्रेल लिपि में छपी किताबों पर, ऑडियो टेप्स पर, परिवहन सुविधाओं पर, छात्रावास पर, गणवेश पर, पुस्तकों पर, छात्रवृत्ति पर आदि खर्च कर सकता है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधन से लैस कमरों का निर्माण करना, प्रतिमानिक विद्यालयों की स्थापना, विद्यालय में वास्तु बाधाओं को दूर करना, प्राचार्यों का उन्मुखीकरण, शैक्षिक प्रशासन, अनुसंधान और निगरानी भी इस योजना के प्रमुख घटक माने गए। 2008 में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम था माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। इस योजना में 9वीं कक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ किया गया, और इसकी सारी जानकारी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आज भी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं का नामांकन माध्यमिक कक्षाओं में बढ़े और उनके विद्यालय छोड़ने की दर कम हो, इसके लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए, इस पर केंद्रित था। यह योजना माध्यमिक विद्यालयों में जो SC/ST समुदाय से संबंधित लड़कियां आती हैं, 18 वर्ष की आयु तक उनका विद्यालय में अवधारण सुनिश्चित हो, इसके प्रोत्साहन के लिए बनाई गई। और इसमें उन सभी लड़कियों को सम्मिलित किया गया जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आती हैं और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी लड़कियां हैं, या फिर अन्य विद्यालयों से वो पढ़कर आई हैं, उनका राज्य या केंद्र शासित सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के जो विद्यालय हैं उनका कक्षा 9 में नामांकन कराया जाए। और इसके लिए एक योजना ये प्रारंभ की गई कि कक्षा 9वीं के नामांकन पर 3,000 रुपये अविवाहित लड़कियों के नाम पर जमा किया जाएगा, और 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने या 10वीं कक्षा पास करने के बाद वे इसे ब्याज सहित वापस ले सकती हैं। जब समावेशी शिक्षा की बात हो रही थी, जब बालिका शिक्षा के उन्नयन की बात हो रही थी, उसी समय माध्यमिक शिक्षा में एक और मुद्दा चरम पर था और चर्चा का विषय था। वह विषय था माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण। भारत में माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, यह योजना 1988 में शुरू की गई, जिसमें +2 स्तर पर अर्थात 10वीं के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसमें शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के साथ साथ व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, कुशल श्रम शक्ति की जो मांग है समाज में, देश में, उसकी मांग और आपूर्ति के बीच का जो बेमेल है, जो अंतर है, उसको कम करना और उस आपूर्ति की पूर्ति करना, उच्च शिक्षा पाने के लिए एक विकल्प के तौर पर इसको रखना, क्योंकि कक्षा 9 से इसके कार्यान्वयन में कुछ समस्याएं थीं, इसलिए प्रारंभ में इसको कक्षा 11 से लागू किया गया। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम ये तय किया गया कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल है SSC, उसके जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक निर्धारित किए गए हैं उनके अनुरूप होगा। प्रत्येक व्यवसाय के लिए न्यूनतम स्तर की योग्यता निर्धारित की जाएगी। शैक्षिक निकायों द्वारा शैक्षणिक योग्यता का आकलन और प्रमाणन किया जाएगा, और संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल अर्थात SSC इन व्यावसायिक कौशलों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करेगी। माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को जोर देने के लिए एक और योजना लागू की गई, जिसको ICT एट द स्कूल योजना कहते हैं। खासतौर पर माध्यमिक स्तर के छात्रों में ICT कौशल विकसित हों, वो अपनी क्षमता का विकास कर सकें, कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकें। इसके लिए ICT एट द स्कूल स्कीम या योजना के प्रारंभ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से दिसंबर 2004 में किया गया। यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यालयों में ICT अवसंरचना, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम और मजबूत करने के लिए चलाई गई। इसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम्स की स्थापना की गई,
साथ ही कुछ संस्थानों को प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी आईसीटी और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल्स के तौर पर विकसित करने की बात कही गई और वे विद्यालय न केवल अन्य विद्यालयों के लिए एक आदर्श होंगे बल्कि आसपास के विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में भी आईसीटी कौशलों का प्रसार हो, इसके लिए एक गतिमान संस्था के तौर पर काम करेंगे। माध्यमिक स्तर में मदरसों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समाज का एक बड़ा वर्ग मदरसों में शिक्षा प्राप्त करता है और कई बार उस शिक्षा पर प्रश्न भी उठते हैं, यदा कदा ये प्रश्न उठते रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की, मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना, स्पेशल प्रोग्राम फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास। इस योजना का उद्देश्य मदरसों में गुणात्मक सुधार करना था, ताकि मुस्लिम बच्चों को जो विकृतिपूर्ण शिक्षा कई बार कहा जाता है मिलती है, उसकी बजाय उनको राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों के अनुरूप सक्षम बनाया जा सके। इसमें कुछ विशेषताएं रखी गई, जैसे औपचारिक पाठ्यक्रम जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि के अध्यापकों की नियुक्ति और उनके मानदेय का भुगतान इस योजना के माध्यम से किया जाए, जिससे कि प्रत्येक मदरसे में इन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। ऐसे शिक्षकों के लिए 2 साल के शैक्षणिक अभ्यास की व्यवस्था की गई, जिससे शिक्षकों का प्रशिक्षण हो सके। और औपचारिक शिक्षा से इसको जोड़ने के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। साथ ही इस योजना ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी मदरसों और एनआईओएस के बीच एक लिंक, एक जोड़, एक संबंध बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पर देश में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सभी वर्गों में, सभी समूहों में सुधरे, चाहे वह अल्पसंख्यक हों, चाहे वह बालिकाएं हों, चाहे वह विकलांगों की शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो। भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से निरंतर इस प्रकार की योजनाएं संचालित करती रही है और भी योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होते ही देश में प्रारंभ होंगी। शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते हम सबको इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, ताकि इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ प्रत्येक बच्चे तक जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है या करना चाहता है, पहुंचाया जा सके। आप सबने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।